नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह है, पाठ 3 और इसका पाठ संख्या 3। पाठ 3 अप्पू के 2.5 साल, लेखक सत्यजीत राय। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से शूटिंग करते समय दुर्गा या इसको अप्पू कह सकते हैं, अप्पू को लेकर के फिल्म बनाने में इनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिएगा, लेखे विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, किंतु फिर भी जैसे इनके पास में पैसे हो जाते वापस शूटिंग चालू कर देते थे, ख़त्म हो जाते शूटिंग बंद करते, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते, पैसा इकट्ठा हो जाता वापस शूटिंग चालू कर देते। इस प्रकार से इन्होंने कई समस्याओं का सामना किया। इस फिल्म में भी बहुत से कलाकार इस संसार को छोड़ कर चले जाते हैं, एक कलाकार, एक कुत्ता, और भी न जाने कितनी समस्याएं इनके सामने आई। और फिल्मांकन करना चाहते थे, फिल्म के लिए पैसे नहीं थे, वापस आए, जिस फिल्मांकन करना चाहते थे वो सीन बदल गया, इसलिए इनको फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ा। समस्या ये भी थी कि बच्चे जो शूटिंग करने में सम्मिलित हो रहे हैं उनकी उम्र ज़्यादा न बढ़ जाए। अच्छा ये रहा, गनीमत ये रहा कि जितने बच्चे इतने दिन में बढ़ने चाहिए थे उतने बढ़े नहीं, इसलिए इनकी फ़िल्म ठीक चली। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के गांव में गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। जिस गांव में हम गए थे, काश फूलों का एक भरा मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। अप्पू और दुर्गा ने पहली बार ही रेलगाड़ी देखते हैं, और जिस गांव के अंदर फूल थे, काश फूलों, इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। ये सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। ये शूटिंग क्या है कि हमें 2 दिन में करनी थी, लेकिन हमारे पास समय नहीं था, और शूटिंग के समय अप्पू काश फूलों में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। हमने पूरे दिन वो सेट पे काम किया, शूटिंग किया। वो लगभग 2 दिन का काम था। सुबह से लेकर शाम तक हमने शूटिंग की, उन फूलों के अंदर, उन काश फूलों के अंदर शूटिंग की। दुर्गा अप्पू की जो फिल्मांकन था उसको पूरा किया। सायंकाल हो गई, शाम हो गई, लेकिन इसका आधा काम ही हो सका। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। अर्थात इसमें काम करने वाले छोटे अभिनेता अभिनेत्री, निर्देशक, छायाकार, इसमें जो काम करने वाले जितने कलाकार थे, काम करने वाले जितने सारे लोग थे, वो इस जगह से वाकिफ़ नहीं थे। ऐसी स्थिति में काम करने वाले कराम थोड़े बोरा गए थे, परेशान हो गए थे, बोर हो गए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। देखिए, 1 दिन का सीन और बकाया था। 1 दिन का सीन वहाँ हो सकता था तो काम पूरा हो जाता, लेकिन वो जगह नहीं थी, गांव नया था, और ये जो बाल कलाकार भी इनके साथ में थे, तो उन्होंने मन में विचार किया, अब जो काम बाकी रह गया है, इस काम को दोबारा आकर के हम कर लेंगे। हम बोर हो गए थे, क्योंकि इसमें अभिनेता अभिनेत्री, छोटे अभिनेता, छायाकार, निर्देशक, जितने सारे लोग थे, यहाँ सारे लोग नए थे, और ऐसी स्थिति में बोरा गए थे, परेशान थे। तो मन में विचार किया कि बाकी का सीन बाद में चित्रित करेंगे। ऐसा निर्णय करके घर पहुँच गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए, तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। अरे भाई, 7 दिन निकल गए, 7 दिन हम आ गए, और फिर मन में विचार किया उस सेट पे उस शूटिंग को जाकर के करते हैं। 7 दिन बाद में उस जगह पहुंचते हैं,
तो उस सीन को, उस जगह को 7 दिन बाद में हम पहचान ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए कि वो सीन कहाँ का था, क्योंकि आधा हो गया, आधा भी वैसे कि वैसे ही वो फूल होने चाहिए थे, वो जगह वैसी होनी चाहिए थी। इसलिए क्या है कि 7 दिन बाद में जाके देखा तो वहाँ पर वो सीन नज़र नहीं आया। हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, पहचान नहीं पाए। लगा ये कहाँ गए, लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल, बीच में 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। अब विचारणीय बिंदु ये है कि फिल्म की शूटिंग जब चलती है तो उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो शूटिंग हो चुकी थी उसमें क्या काश फूलों को दिखाया गया था, उसमें आधा सीन हो गया, आधा सीन आगे होने वाला था। लेकिन ये समस्या सामने आ रही थी क्योंकि जहाँ वहाँ पहुँचे वो जो फूल थे, काश फूल थे, उनको तो 7 दिन के अंदर पशुओं ने चढ़ डाला, वो फूल वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। अब विचारणीय बिंदु है कि फूल नज़र नहीं आ रहे तो बाकी का आधा सीन कैसे चित्रित किया जाए, कैसे इस सीन को किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा उसी में अगर सेट पे दोबारा करते हैं तो पहले वाला सीन बाद वाले सीन से मेल नहीं खाता है, कम्युनिटी मिलती नहीं है तो बुरा लगता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना हमें करना पड़ा। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। विचारणीय बिंदु है कि उस सीन का फिल्मांकन करने के लिए हमें 1 साल का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वो शरद ऋतु के अंदर फूल खिलते हैं। ऐसी स्थिति में 1 साल का इंतज़ार हमने पूरा किया। दोबारा शरद ऋतु आई और शरद ऋतु के अंदर वो फूल पहले की तरह खिले हुए नजर आए, इसलिए हमें 1 साल का इंतज़ार उन फूलों के लिए करना पड़ा। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। उस समय रेलगाड़ी भी शॉट्स ले, रेलगाड़ी के सीन भी लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। रेलगाड़ी के बहुत ज़्यादा सेट थे, बहुत ज़्यादा उनके शॉट्स लेने थे, उनकी फिल्में लेने थे, लेकिन एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। इसलिए समय समय पर बदल कर उन गाड़ियों को काम मिलेगा। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर जाती है ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी, हर ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे। जिन रेलगाड़ियों के द्वारा फिल्मांकन करना था, तो जिन रेलगाड़ियों को हमें काम में लेना था, जिनके द्वारा हम शूटिंग करने वाले थे, उसमें क्या है कि हमारे अनिल बाबू थे, वो पहले ही ट्रेन में चढ़ जाते थे, उनके रेल इंजन में चढ़ जाते थे, क्योंकि उनके द्वारा ये काम करना था। अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था। पहले क्या है कि ये कोयले वाली जो ट्रेन चलती थी, कोयले वाली रेलगाड़ियाँ चलती थी, जिसमें क्या है कि जो गाड़ियाँ थी उसमें कोयला डालना पड़ता था, इंजन कोयला का था और कोयले के इंजन के द्वारा ही गाड़ियाँ चलती थी। लेकिन बॉयलर के नज़दीक आते ही उनमें वो कोयले डालने पड़ते थे, जिसके कारण क्या हो, कोयले डालने के कारण जैसे ही कोयला गाड़ी के अंदर जाएगा तो जलेगा और उससे बहुत ज़्यादा धुआं बाहर निकले। यही तो फिल्मांकन करना था कि ज़्यादा धुआं निकले और उसी समय क्या है कि रेलगाड़ी वहाँ चले, और रेलगाड़ी चले तो उस काले धुएं के अंदर वो सफ़ेद फूल सुंदरता लिए हुए नजर आए। सफ़ेद फूलों के अंदर काली धुआं सुंदर लगे, इसी सीन को फिल्मांकन करना था। इसीलिए तो क्या है कि बॉयलर में जाना ज़रूरी था। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे,
क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसा अच्छा लगेगा। देखिए, इस सीन को फिल्माने के लिए, इस सीन को करने के लिए, जैसे कि काला धुआं निकलेगा, दृश्य कैसे सुंदर लगेगा, काला धुआं निकलेगा तो ही दृश्य सुंदर लगेगा, ऐसा उनका विचार था। इसलिए क्या है कि जैसे ही वो सीन पे आते थे, बॉयलर के नज़दीक आते तो उनमें वो कोयले डालते थे जिससे काला काला धुआं निकले और सफ़ेद फूलों में काला धुआं सुंदर लगे। इसीलिए ये सेट किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने क्या है कि बार बार में गाड़ियाँ बदली, लेकिन ऐसा पता नहीं लग रहा था कि इन्होंने कई गाड़ियों का सहयोग लिया है, कई गाड़ियाँ इन्होंने काम में ली है, क्योंकि पता नहीं लग रहा था। बाकी क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि कालेपन के अंदर सफ़ेदपन तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि जिस प्रकार से वो रेलगाड़ी के अंदर वो कोयले डाल रहे थे, जैसे डालते डालते एकदम से काला धुआं बाहर निकलता, वो तेज़ गति से धुआं बाहर फेंकती। और इधर से क्या है कि जो अनिल बाबू थे वो ड्राइवर की सीट पर थे, और उसी समय क्या है कि जो काले काले जो धुआं है उसके अंदर सफ़ेद फूलों का दिखना एक सुंदरता का प्रतीक था। इसीलिए तो क्या है कि उनको साल भर का इंतज़ार भी करना पड़ा कि काले धुएं के अंदर सफ़ेद फूल नजर आए। जिस प्रकार से उन फूलों को जब पशु चढ़ गए थे तो उनको इसीलिए क्या है कि साल भर का इंतज़ार भी करना पड़ा। पत्थर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। अगर मान लीजिए आज डीजल का इंजन चल रहा है या बिजली का इंजन चल रहा है, तो इस प्रकार का जो सेट, इस प्रकार का जो फिल्मांकन, इस प्रकार के जो विचित्र काम अगर आज हम करते तो शायद नहीं कर पाते, क्योंकि डीजल में भी धुआं कम निकलता है और बिजली में धुआं निकलता नहीं है। ऐसी स्थिति में जो सफ़ेद फूलों के अंदर काला धुआं दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिख पाता। इसलिए आज शायद उस सीन को हम चित्रित नहीं कर पाते, उस सीन को हम नहीं कर पाते, लेकिन उस समय में कर पाए, क्योंकि उस समय अधिकतर जो गाड़ियाँ थी डीजल की न होकर के कोयले से चलती थी, और कोयले से चलती थी इसलिए क्या है कि उनमें धुआं भी ज़्यादा निकलता था। धुआं जलता, उससे स्टीम बनती, गर्म भाप बनती और भाप बन करके इंजन के पास पहुंचती और उससे इंजन चलता था, पूरी गाड़ियां चलती थी। अधिकतर जो मालगाड़ी वो तो शुरुआत में हो सकता है कि कोयले की चलती होगी, लेकिन बाद में क्या है कि अधिकतर गाड़ियां डीजल वाली जो गाड़ियां थी, मालगाड़ियां डीजल चलती थी और सवारी गाड़ियाँ वो कोयले के इंजन चलती थी। अब धीरे धीरे कोयले की खपत ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, कोयला इतना है नहीं, समस्या भी होती थी, कई बार घटिया किस्म के कोयले आ जाते हैं, उससे रेलगाड़ियाँ धीमी चलती है। तो आजकल क्या है कि डीजल के इंजन अधिकतर हो गया, डीजल या बिजली चलने वाले, कोयले के इंजनों को आजकल हटा दिया गया। नहीं, उस समय तो क्या है कि कोयले के इंजन से धुआं निकलती थी। कोयले के इंजन जब चलते थे तो बाहर की तरफ अगर कोई मुँह करता था तो बारीक बारीक कोयले के कण भी, धुआं के साथ में बारीक बारीक कोयले के कण भी आंखों में गिर जाते थे। इसीलिए लोग कहा करते थे, अरे भाई ट्रेन चलती है, बाहर मुँह मत निकालो, अन्यथा क्या है कि कोयले के वो दाने गिर जाएंगे बारीक बारीक, और उससे कोयले वाली गाड़ी में बैठ करके जाते थे। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर बाहर निकलते थे तो उनके कपड़े आदि भी काले हो जाते, मुंह पर भी काली पुत जाती थी, क्योंकि वो तो कोयला था। तो धुआं कोयले की जब निकलती थी तो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता था। इसलिए आजकल तो उन इंजनों को बंद कर दिया है, इन गाड़ियों को बंद कर दिया, उसकी जगह डीजल के इंजन ही चलने लगे हैं। हाँ, अब देखिए, आर्थिक अभाव के कारण आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक मूल उपन्यास में दुर्गा व अप्पू मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। शुरू के अंदर भूलो नामक कुत्ता था, वो पालतू कुत्ता था, वो जैसा उनको संकेत करते तो संकेत को समझ पाता था, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई। गांव
से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। क्योंकि भूलो नामक कुत्ता हमें चाहिए था, वो तो घर में रह गया। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक कुत्ते का उल्लेख है। गांव से हमने एक कुत्ता प्राप्त किया। जिस कुत्ते के बारे में चर्चा करें वो नहीं लिया, बल्कि गांव से एक ऐसा कुत्ता ले लिया, वो एक तरह से आवारा किस्म का था और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। हाँ, तो देखिए मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठ कर के अप्पू का भात खाना देख रहा है। भूलो नामक कुत्ता था, वो गांव से लिया था। वो जैसे अप्पू भात खा रहा था, अप्पू चावल खा रहा था, उसको चावल खाते हुए देख रहा था। वो देखना ज़रूरी भी था, चावल खाता हुआ देख रहा था। और ऐसी स्थिति में बात का देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। अप्पू है, शूटिंग के अंदर उसने क्या है कि हाथ में तीर कमान ले रखे हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है और वो खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ की तरफ पीट करके बैठा है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है, वो उन तीर कमान से खेलना चाहता है, इसी के कारण वो उतावला है। और माँ उसको चावल खिलाना चाहती है, किंतु बच्चे का ध्यान तो उन खेल की वस्तुओं से है। ऐसी स्थिति में वो उतावला हो रहा है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। अप्पू चावल खाते खाते कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। एक बार तीर छोड़ देता है और फिर खाना बीच में छोड़ करके उस तीर को लेने के लिए चला जाता है। और उसके बाद में छोड़ के तीर चला जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर के क्या कहा? सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। बाएं हाथ में थाली थी, दाहिने हाथ में वो ग्रास था जो उस बच्चे के मुंह में देना चाहती थी, खिलाना चाहती थी। बच्चा आगे आगे, उसकी माँ पीछे पीछे। निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। छोटा बच्चा होता है और वो क्या है कि एक बार उसकी इच्छा अगर नहीं हो तो वो क्या है कि खाना नहीं खाएगी। और ज़रूरी नहीं है जो खाना खाए, लेकिन वो बच्चा खाना नहीं खा रहा था, उसको खिलाने के लिए पीछे जाती है, लेकिन बच्चा क्या है कि खा नहीं रहा था। तो मन में विचार किया कि शायद बच्चा अब खाना नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। वो कुत्ता भी वहाँ खड़ा था और कुत्ते की इच्छा थी कि सर्वजया के हाथ में जो थाली है वो भात, वो चावल ये मुझे खिला दे। अर्थात उस कुत्ते की इच्छा थी कि सर्वजया के हाथ में जो थाली है, थाली के अंदर चावल है, वो मुझे खिला दे। ये उसकी इच्छा थी, इसीलिए क्या है कि कुत्ता वहाँ टकटकी लगा करके देख रहा था। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाया था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन ये शॉट हम उस दिन ले नहीं सके, क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हो गए। अर्थात हमने वो चावल कहाँ डाल दिए? गमले में डाल दिए। और गमले में डालने के बाद वो उन चावलों को गमले में डालने के बाद में उन चावलों को भूलो नामक कुत्ता खा लेता है। क्योंकि उसके बाद में, लेकिन ये शॉट हम उस दिन ले नहीं सके। जो शॉट हमें लेना था, कुत्ते का और बच्चे का शॉट लेना था, वो नहीं ले सके, क्योंकि सायंकाल हो गई थी, सूरज छिप गया था, सूरज की रोशनी थी। क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हो गए। इसलिए हमारी जो शूटिंग का जो काम था
वो उस दिन नहीं हो पाया, पैसे भी ख़त्म हो गए और वो शॉट भी पूरा नहीं हो पाया। उसको करने के लिए हमें दोबारा वहाँ जाना पड़ा। थैंक यू, ओके बाय, फिर कभी।